हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जिसके अंदर अभी तक जो हमने स्टडी किया है, जिसके अंदर हमारा लास्ट जो हम टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे थे उसके हिसाब से रफ फॉर्मिंग, फिनिशिंग एंड असेंबली। बस अब निकलिए साहब। हाँ, सो फर्स्ट वन इज़ अ रफ फॉर्मिंग, फिनिशिंग एंड असेंबली। सो रफ फॉर्मिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लास्ट टाइम हमने बात की थी, यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे कि कास्टिंग, फोर्जिंग एंड वेल्डिंग। तो कास्टिंग या तो फोर्जिंग, कोई भी मटेरियल है जब उसको हमको वर्कपीस के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हम उसको क्या करेंगे, या तो कास्टिंग करेंगे या तो फोर्जिंग प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो उसका जो नॉर्मल जो वीडियो है और कास्टिंग प्रोसेस का तो पूरा का पूरा वीडियो भी मैंने आपके सामने रखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। और ये जो वीडियो पूरा होगा इसके पीछे भी मैं पूरा कास्टिंग प्रोसेस का एक वीडियो रखने वाला हूँ। या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, कि वो जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है उस पर आप सिर्फ कास्टिंग प्रोसेस लिखोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तीसरा है वेल्डिंग। जब दो मटेरियल या तो एक जैसे हो या डिफरेंट डिफरेंट हो, उसको जब जॉइंट करना हो, ठीक है, एक दूसरे से परमानेंट जॉइंट, तो परमानेंट जॉइंट करने के लिए कौन से प्रोसेस, तो क्या वेल्डिंग। उसमें क्या होता है तो कि विथ प्रेशर, विदाउट प्रेशर, ठीक है, विथ टेम्परेचर, विदाउट टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर, विदाउट टेम्परेचर। फिर एक और चीज़ है कि जिसके अंदर क्या है, मटेरियल ऐड करके या तो फिर मटेरियल ऐड किए बगैर। ये जिस तरीके से है कि जिसके अंदर क्या कि मटेरियल हम ऐड भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको पता हो। तो आर्क वेल्डिंग जब करते हैं या तो सोल्डरिंग जब करते हैं, तो सोल्डरिंग जब किया जाता है उस दौरान आपको पता होगा सोल्डरिंग रोड तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ हम और एक मटेरियल ऐड करते हैं, जिसकी बदौलत क्या है कि वो जो मटेरियल हम ऐड कर रहे हैं वो वहाँ पे क्या कर रहा है, सोल्डर कर रहा है, यानी सोल्डरिंग कर रहा है। अब हमारे लिए एक और चीज़ जो हमको समझना है, उसके बाद जैसे हम कास्टिंग, फोर्जिंग, वेल्डिंग ये सभी प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं फिनिशिंग। बिकॉज हम कास्टिंग कर लें, फोर्जिंग कर लें, वेल्डिंग कर लें, लेकिन उसके बाद तुरंत ही हमको कोई ऐसा परफेक्ट वर्कपीस नहीं मिलेगा जैसा हमको चाहिए। तो हमको जैसा वर्कपीस चाहिए उसके लिए हमको उसके ऊपर और एक मशीनिंग प्रोसेस करनी पड़ेगी, जो मशीनिंग प्रोसेस जिसका नाम है फिनिशिंग प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं ड्रिलिंग, मशीनिंग एंड सरफेसिंग। उसके बाद असेंबलिंग, जो दो मटेरियल को ऐड करने के लिए। अब जो लास्ट टाइम हमने बात की थी उसको हम फटाफट समझ के आगे जो भी हमारी जो मॉडर्नाइज सिस्टम है जिसके बारे में हमको स्टडी करना है, और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर के लिए लास्ट लेक्चर रहेगा, और एक लेक्चर शायद ही हो सकता है इसके ऊपर जब हम देख लेंगे सिलेबस के हिसाब से, नहीं तो ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। फिर हम सेकंड चैप्टर कास्टिंग, मेटल वर्किंग प्रोसेस के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले द कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस किसे कहते हैं, तो उसके बारे में समझने के लिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम देखें तो जैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसके अंदर भी आप देख सकते हो, और मैंने लास्ट टाइम आपको अच्छे से समझाया था कि समंदर के अंदर जब आप चलते हो समंदर की रेत पे, तो उसके ऊपर एक इम्प्रेशन पड़ जाती है। तो वो जो इम्प्रेशन पड़ती है, ठीक है, तो वो जो इम्प्रेशन पड़ती है जिससे क्या होता है कि वो जो इम्प्रेशन है उसको हम कहते हैं मोल्ड कैविटी। अगर हम उसमें फेविकॉल डाल दें या सीमेंट डाल दें तो उसके जैसा ही क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो कि वो पैर की जो है उस तरीके से वो पूरी फॉर्मेशन बन जाएगी। तो यही चीज़ कि यही चीज़ जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो पैर की जो पूरी फॉर्मेशन है वही जो बन जाएगी, उसी तरीके से यहाँ पे जो कास्टिंग प्रोसेस की जाती है वो कैसे मटेरियल पे की जाती है कि मटेरियल को हमको क्या करना पड़ता है, मेल्ट करना पड़ता है। मटेरियल को हमें क्या करना है, पिघलाना है। जबकि यहाँ एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं कास्टिंग। देख सकते हैं आप कि कास्टिंग प्रोसेस, रफ कास्टिंग, यानी जब पहले कास्टिंग कर लेते हैं उसके बाद जैसे हम मटेरियल को निकालते हैं तो वो कास्टिंग किस तरीके से होता है, और उसके बाद जैसे हम मशीनिंग कर लेते हैं
तो मशीनिंग के बाद आप देख सकते हो किस तरीके से उसके ऊपर ड्रिलिंग किया गया है, ऊपर टॉप सरफेस आप देख सकते हो किस तरीके से उसको सुपर फिनिश्ड किया गया है। तो ये जो मशीनिंग प्रोसेस है ये सब। आफ्टर ऑल दैट फॉर्जिंग प्रोसेस टिप टिप के बनाने वाला। मैंने जिन लोगों ने मुझे लास्ट लेक्चर के अंदर जो मैंने भेजा और जिन लोगों ने मुझे पूछा कि सर मुझे वीडियोस चाहिए, तो उन लोगों को मैंने पर्सनली वीडियोस भी भेजे थे, ठीक है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट है, उन लोगों ने निहालानी संजय, अवध मकवाना, तो उन लोगों ने मेरे से वीडियोस मांगे थे, तो उन लोगों को मैंने वीडियोस भी भेजे। तो इस तरीके से ये भी एक जस्टिफिकेशन है कि आप कितना वीडियोस किस तरीके से देखते हो और अच्छे से देखते हो, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे से कोई वीडियोस नहीं मांगे, दैट मीन्स उन लोगों ने ये वीडियोस या तो उन लोगों को कोई ज़रूरत ही नहीं है, या तो उन लोगों ने कुछ वीडियोस ही नहीं देखे हैं लास्ट तक। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़े तो हमको एक चीज़ समझ में आती है कि ये जो फोर्जिंग प्रोसेस है, जिसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फोर्जिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो मशीनिंग प्रोसेस, जिस तरीके से हम कोई भी चीज़, लोहा है हमारे पास या कोई भी चीज़ है, जब उसको हम थोड़ा गर्म करें और उसको टिपते रहे हैमर से, तो उसको हम कहते हैं फोर्जिंग। जैसे एक लोहार होता है तो उसकी खुद की एक भट्ठी होती है, तो लोहार की जो भट्ठी है और वो भट्ठी के अंदर जब वो लोहे को गर्म करता है और लोहे को गर्म करने के बाद उसमें से वो कोई भी चीज़ बनाता है, जिस तरीके से उसमें से वो स्वॉर्ड बनाए, स्वॉर्ड यानी तलवार बनाए, चाहे वो फिर हथियार बनाए या फिर वो कोई भी चीज़, या तो एनी काइंड ऑफ थिंग बना रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे हम देखें तो कनेक्टिंग रोड, तो कनेक्टिंग रोड तो कोई इंसान कोई अपने हैमरिंग प्रोसेस से नहीं बना सकता, उसके लिए तो मशीनिंग की चीज़ ज़रूर पड़ती है, डाई और वो सब की। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसी एक डाई होती है जिसके ज़रिए वो बनता रहता है। अब हमारे पास और एक चीज़ है जिसको हमें समझना है, वेल्डिंग। वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस यानी क्या है, जिस तरीके से यहाँ हम लेफ़्ट साइड देख सकते हैं कास्टेड मटेरियल है, तो कास्टिंग किया हुआ मटेरियल किस तरीके से, और वेल्डिंग मटेरियल। तो वेल्डेड में हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पे बॉडी, अब देख सकते हो ऊपर की तरफ जिस तरीके से किया हुआ है, तो उसको हम वेल्डिंग कहते हैं। अब ये वेल्डिंग तो आपने हर एक जगह पे देखा होगा, जहाँ पे भी बॉडी के दो पार्ट एक दूसरे को जॉइंट होते हैं, लेकिन परमानेंट जॉइंट होता है वो, तो वो परमानेंट जॉइंट रखने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं। हम वहाँ पे क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं। तो ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, बहुत सारी वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं हमारे ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल के हिसाब से। तो ये जो ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल के हिसाब से जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से जितनी वेल्डिंग प्रोसेस है, ये सभी वेल्डिंग प्रोसेस को हमको समझना है, और वो भी थरली डीप में समझना है। मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स, जिसके बारे में हमने बात की थी लास्ट टाइम, कि मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। मेटल्स के अंदर कौन से हो सकते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, फेरस, नॉन फेरस, अलॉयस, मिक्सचर, है सब। इनऑर्गेनिक के बारे में बात हुई थी। अब हीट ट्रीटमेंट, अब हम बात करते हैं आगे हीट ट्रीटिंग। अब हीट ट्रीटिंग क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि सबसे पहले है अनलिंग। अनलिंग के अंदर क्या है कि ये प्रोसेस ऐसी है कि जिसके अंदर सॉफ्टवेयर मटेरियल जो होता है उसको हीट करके फिर उसको स्लो डाउन कूलिंग पे छोड़ दिया जाता है, यानी कि उसको गर्म करना है, ठीक है, और सॉफ्ट होने देना है, और वापस उसको ठंडे होने के लिए छोड़ देना पड़ता है, यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे। तो उसको हम अनलिंग कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन हार्डनिंग यानी क्या, कि हमने उसको गर्म किया, उसको नरम किया, और अचानक ही हमने उसको पानी या तो ऑयल में डाल दिया, जिसकी वजह से वो इंस्टेंट क्या हो गया, ठंडा हो गया। वो इंस्टेंट क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो वो जो इंस्टेंट ठंडा हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हार्डनिंग। एक है एनलिंग प्रोसेस और एक है हार्डनिंग प्रोसेस। एक है एनलिंग प्रोसेस और एक है हार्डनिंग प्रोसेस। अब इससे आगे हम समझें तो है प्लास्टिक प्रोसेसिंग। अब आपके लिए कुछ नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से प्लास्टिक प्रोसेसिंग क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। So the plastic industry represents one of the major manufacturing segments
उसके अंदर दो तरीके के प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोस्टैटिंग क्या है और थर्मोप्लास्टिक क्या है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। सो थर्मोस्टैटिंग, becoming permanently hard and unmoldable when one subjected to heat। थर्मोसेटिंग का मतलब ये होता है कि एक बार उसको गर्म कर दिया, एक बार उसको बना दिया, उसके बाद हम चाहे उसके ऊपर कितनी भी हीट करेंगे तो वो मटेरियल फिर पिघलेगा नहीं, या तो वो मटेरियल अपने शेप को चेंज करेगा नहीं, एज लाइक ए टायर, है ना। वो थर्मोसेटिंग है, उसके ऊपर हम चाहे कितनी भी हीट दे दें या तो कुछ भी करें, लेकिन वो अब चेंज होगा नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद और एक चीज़ जिसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक में क्या है उसको हम समझते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक का कुछ इस तरीके से कि जैसे जैसे हम हीट देंगे जब जब भी वो पिघलने की शुरुआत हो जाएगी। जिस तरीके से हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, जैसे हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि प्लास्टिक के लिए क्या है, तो कि थर्मोप्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जैसे ही हम हीट देते हैं वो पिघलने की शुरुआत हो जाती है और वापस वो हार्ड हो जाता है, पिघलने की शुरुआत हो जाती है, वापस वो हार्ड हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ है कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग इंक्लूड्स। अब इसके अंदर क्या है, एक्सट्रूजन प्रोसेस, ब्लो मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग एंड थर्मोफॉर्मिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक्सट्रूजन यानी क्या होता है, तो कि कोई भी चीज़ को जब आप खींचते हैं, कोई भी चीज़ को जब खींचा जाता है तो उसको हम एक्सट्रूज कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल लैंग्वेज में एक्सट्रूज करना कहते हैं। ब्लो मोल्डिंग, ब्लो यानी फूंकना, हवा जब फूंकी जाती है, कुछ भी चीज़ को फूंका जाता है तो उसको हम कहते हैं ब्लो, तो इसलिए यहाँ पे ब्लो मोल्डिंग लिखा हुआ है। तीसरा इंजेक्शन मोल्डिंग, इंजेक्शन यानी क्या, इंजेक्शन किस तरीके से इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे इंजेक्शन मोल्डिंग है। इसमें से प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें होती है वो सब ज़्यादातर इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाई जाती है। उसके बाद है थर्मोफॉर्मिंग, उसके बाद कौन से प्रोसेस है, तो वो है थर्मोफॉर्मिंग, हीट देके जो प्रोसेस की जाती है उसको हम थर्मोफॉर्मिंग कहते हैं। एक्सट्रूडिंग प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग शेप्स बाय फोर्सिंग हॉट मेटल थ्रू द डाई दैट एंड ओपनिंग एट द डिज़ायर शेप। जिस तरीके से आपको पता होगा कि मैंने आपको फोर्जिंग का एक वीडियो भेजा था, ये फोर्जिंग जैसा ही है। इसमें क्या होता है कि एक डाई होती है और जिसके अंदर उसको टिप दिया जाता है या तो उसको खींच लिया जाता है। जिस तरीके से कोई भी चीज़ में हम उसको खींच लेते हैं या तो टिप देते हैं तो वो उसको एक्सट्रूडिंग या तो एक्सट्रूजन प्रोसेस कहते हैं। ब्लो मोल्डिंग यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बॉटल्स, ऑटोमोटिव डक्टवर्क, होलो टाइप कंपोनेंट एंड डोर पैनल्स। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो मटेरियल होता है उसको एक क्लोज वेसल में डाल दिया जाता है और बाद में उसके अंदर हवा भरी जाती है। जैसे जैसे उसके अंदर हवा भरी जाती है वैसे वो उसकी सरफेस पे क्या होने लगता है, चिपकने लगता है। जैसे वो उसकी सरफेस पे चिपकने लगेगा, जिससे हम इसको कहते हैं ब्लो मोल्डिंग। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लो मोल्डिंग, ठीक है। ब्लो मोल्डिंग आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो, सिंटेक्स भी जो होती है वो ब्लो मोल्डिंग से ही बनाई जाती है। फिर इंजेक्शन मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर ऐसा होता है कि हर एक पॉर मटेरियल है, एनी काइंड ऑफ मटेरियल को हम एक इंजेक्शन के अंदर भर देते हैं और उसके बाद हम कोई भी डाई के अंदर या उसमें डालते हैं तो हम उसको कहते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग। फिर थर्मोफॉर्मिंग, थर्मोफॉर्मिंग के अंदर क्या है, जिस तरीके से हमारा बम्पर है गाड़ी का, ठीक है, गाड़ी के डोर पैनल्स और वो सब आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर एंगल या तो कोई भी एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में होता है, डैशबोर्ड और वो सब, तो इस सब को किस तरीके से बनाया जाता है, तो ये सब हम थर्मोफॉर्मिंग से बनाते हैं, ठीक है। कि किससे बनाते हैं, थर्मोफॉर्मिंग से बनाई जाती है। अब आपके लिए सब ये नए टॉपिक है इसलिए आप ध्यान रखना अच्छे से। फिर कैड इन मैन्युफैक्चरिंग, कैड कैम क्या होता है उस हिसाब से कि जो पूरा मशीनिंग प्रोसेस, जिस तरीके से CNC मशीन आते हैं, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल, तो ये जो CNC मशीन्स है, तो ये जो CNC मशीन है वो किस तरीके से काम करता है और क्या है, उसको समझने के लिए यहाँ पे कैड इन मैन्युफैक्चरिंग का जो टॉपिक है आपका वो कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है, कि जिसकी बदौलत CNC मशीन जो है वो इंसानों से 1000 गुना ज़्यादा एक्यूरेसी से वो काम करता है, क्योंकि इसके अंदर मिलीमीटर नहीं बल्कि नैनोमीटर और पिकोमीटर, ये दोनों डायमेंशंस में एक्यूरेसी पे वो
वर्क करता है। बाद में द मशीनिस्ट स्टील रोल, ये रोल यानी कि ये जो स्केल है ये शायद ही आप लोगों ने ऐसे देखी होगी, मशीनिस्ट स्टील रोल। लेकिन ये जो स्टील रोल है वो आज के टाइम पे ज़्यादातर यूज़ नहीं की जाती, लेकिन ये जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहाँ होते हैं वहाँ पे ये मशीनिस्ट स्टील रोल यूज़ की जाती है। ये क्या है और किस लिए यूज़ की जाती है तो आप देख सकते हो यहाँ पे। हम इसको जैसे जैसे जूम करेंगे तो थ्रेड के अंदर भी थ्रेड है बीच में, और वो 2 थ्रेड के बीच में भी एक थ्रेड है। यानी आप समझ सकते हो कितना कम मेज़रमेंट कर सकता है, 1 मिलीमीटर के भी 10वें हिस्से जितना वो मेज़र कर सकता है। फिर यहाँ पे आगे हम देखें तो वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो सिंपल स्केल जैसा होता है, ये जो वर्नियर कैलिपर है आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्केल है, मेन स्केल, और वर्नियर स्केल जो है वो एक तरीके से डायल गेज के तरीके से, दूसरी डिजिटल आती है, उस तरीके से भी होता है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, आप देख सकते हो डायल कैलिपर है, डायल गेज के हिसाब से 4-वे मेजरमेंट, क्योंकि यहाँ डेप्थ, बोर डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर, ठीक है, एनी काइंड ऑफ चीज़ को ये मेज़र कर सकता है। स्टेप, इनसाइड, डेप्थ एंड आउटसाइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 4-वे मेज़रमेंट 4 जगह का किस तरीके से, ओके, इनसाइड मेज़रमेंट, डेप्थ मेज़रमेंट, आउटसाइड मेज़रमेंट और स्टेप मेज़रमेंट। ये इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी मैं आपके सामने रखूँगा, जिसकी बदौलत आप वर्नियर कैलिपर का स्टेप मेज़रमेंट, इनसाइड मेज़रमेंट, डेप्थ मेज़रमेंट और आउटसाइड मेज़रमेंट किस तरीके से होता है वो आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, इसके अंदर स्केल क्या डिनोमिनेट करती है और किस तरीके से मेज़र करती है वो हम आपको समझाएंगे आगे। जिसके अंदर मैट्रिक मिलीमीटर के अंदर है, फ्रैक्शनल जो 1 इंच का 64वां जो हिस्सा होता है उसके हिसाब से वहाँ पे लिया हुआ है। बाद में डेसिमल्स है। ठीक है, यानी कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स जो कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल है, तो कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स है जो हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। थैंक यू।